हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिज़िक्स के दो मैग्नेटिज्म का यूनिट यानी दो चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी थ्योरी को इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को ना पुराने ज़माने में बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट मानते थे कि बड़े ही डिफरेंट यूनिट्स हैं। बट जब 1820 में ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, कि इलेक्ट्रिक करंट यानी मूविंग चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इससे पता चला कि मूविंग चार्जेस यानी कि करंट ही सोर्स है मैग्नेटिज्म का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिज्म का यही सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फिर हमने रिप्रेजेंट कराया। इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। जितनी वो पास होंगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हमें पता चला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेट कैरिंग वायर जिसके अंदर करंट जा रहा है, उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जब हमने देखी तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर पाई गई। हमें पता चला कि जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो रिवर्स हो जाएगी जब मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगी। अगर पहले करंट ऊपर जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी हमारे पास अंदर की तरफ, तो हमारी जब नीचे करूंगी तो फिर वो बाहर की तरफ आएगी। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्यों प्रोड्यूस होती है? मूविंग चार्जेस यानी कि करंट, दोनों सेम ही बात है। मूविंग चार्जेस, चार्ज जब मूव करते हैं उसी को ही करंट कहते हैं, है ना। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ओबे करती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ओबे नहीं करती है फोर्स ऑफ सुपरपोजिशन। मैग्नेटिक फील्ड क्यों कर रही है? सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो देयर आर मेनी मूविंग चार्जेस, तो हर एक मूविंग चार्ज का डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी और उनका नेट जो, अगर मैग्नेटिक फील्ड बात करी जाए तो उनका वेक्टर सम होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जिस पे हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट जो है उसका टेस्ला है। टेस्ला एक काफ़ी बड़ा यूनिट है। अगर आपको इसका अंदाज़ा लगाना है तो अर्थ की जो फील्ड है वो 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो टेस्ला कितना बड़ा यूनिट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोरेंट्ज फोर्स की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जब एक चार्ज Q, कोई भी एक चार्ज Q है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता ही है। हमें देखो, हमें पता है कि जब कोई चार्ज Q मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी है ही है। तो उस टाइम पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है? QE लगाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, है ना। तो अब ये जो चार्ज है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स लगाती है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्यों पीछे कर रहेगी? वो भी तो बोलेगी मैं भी फोर्स लगाऊंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ वो नेट फोर्स हो जाएगी Q इंटू E प्लस VB। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो QE होती है। फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है चार्ज के ऊपर वो होती है QVB साइन थीटा होती है। मतलब मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा बता रही हूँ अभी। QVB, तो इसी तरीके से इसकी नेट फोर्स ये आ जाती है QE प्लस QVB। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में तो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगा रहा है? Q इंटू V क्रॉस B। V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्स की जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू आती है वो सिर्फ QVB नहीं है, वो QVB साइन थीटा है। और यहाँ पे थीटा V और B के बीच का एंगल है। अब ध्यान से एक बात सुनो, जो मैग्नेटिक फोर्स है ना उसका वर्क डन जो होता है ना, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो वर्क डन कर रही है चार्ज के ऊपर वो हमेशा ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों भाई? फोर्स तो वो लगा रही है, क्या वो कोई डिस्टेंस नहीं करवा रही है कवर?
एक्चुअल में ना अब चार्ज तो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फोर्स आई है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये उस चार्ज की स्पीड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, जिस स्पीड से जा रही है उसी से जाएगी। तो ये फोर्स असल में करता क्या है, ये उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड बेसिकली वो चेंज नहीं करती है। इसी वजह से उसका वर्क डन जो हो जाता है वो हमेशा जीरो आता है। अब ये साइन थीटा वाली टर्म है यहाँ पर। अगर हमारे फोर्स और अगर हमारी वेलोसिटी चार्ज की और उसका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो समझ जाओ कि मैक्सिमम फोर्स लगेगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। जितनी मैक्सिमम फोर्स लग सकती है उतनी फोर्स लगेगी। और अगर वो जो थीटा है वो 0 आ जाता है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, उस केस के अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो वैसे ही सीधा मूव करता रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आई होप इट्स क्लियर। अभी हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे भी। यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्स जो है वो क्यू वी बी तीनों पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली 2 रूल्स हैं, एक तो लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल बड़ा सिंपल है, अपना अंगूठा ऊपर करो, है ना, अंगूठे को आप दिखाओ कि करंट की क्या डायरेक्शन है, और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। किसी को अगर कंफ्यूजन होती है तो याद भी रख सकता है कि जब करंट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आती है, एंड जब करंट आपका नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर करंट आपका नीचे की तरफ होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आती है, और अगर आपका करंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में आती है। ठीक है ना, आई होप इट्स क्लियर। और जो दूसरा रूल है वो आपका लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर बड़ा सिंपल है, आपका थंब और आपकी फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर दोनों ही परपेंडिकुलरली अरेंज होनी चाहिए, और जो आपकी थंब है वो आपका एफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। जो आपका थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो बी को, एंड जो सेकंड फिंगर है वो आई को, एफ बी आई याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्स जो होगी ना वो 0 होगी। 0 कब होगी फोर्स, जब आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा, है ना, यानी चार्जेस जब रेस्ट पे, ऑब्वियसली जब चार्ज मूव ही नहीं कर रहे तो वेलोसिटी नहीं आएगी ना। वही तो मैंने आपको बोला, चार्ज जब रेस्ट पे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगी, तो वो फोर्स क्या लगाएगी। तो चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे, या फिर जब वी और बी जो है वो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, यानी 0 डिग्री या 180 डिग्री आ जाए, तो उस केस के अंदर जो फोर्स हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे कोई असर नहीं दिखाएगी, वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस वेलोसिटी जो उस चार्ज पे लगेगी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही लगती है। आई होप इट्स क्लियर, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क डन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये स्पीड को कभी चेंज नहीं करती, डायरेक्शन को चेंज करती है। आगे बात करें फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर की, यानी एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट कैरी कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बिल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कितना करंट है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी लेंथ है, इनटू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है ये भी आपको पता होना चाहिए। एल और बी के बीच का एंगल है, एल एंड बी, यानी लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का आपका है। ठीक है ना। आई की डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन है, सिंपल सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड बिल साइन थीटा, यही सब कुछ लिखा है। इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके से लिखेंगे।
अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यही लॉरेंस जो फोर्स हमने पढ़ी, इसी का ही मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया था, थोड़ा डिटेल में समझना। जब V और B परपेंडिकुलर थे तो मैक्सिमम फोर्स आपकी लगेगी, तब मोशन आपका सर्कुलर मोशन होगा। आप खुद सोच के देखो, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, आपका जो वेलोसिटी है वो जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा और वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता जाएगा। जो चार्ज्ड पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, बट वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। आपको पता है ना, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो कि उसको कंटिन्यूसली रोटेट करवाती है, वही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे वही काम करेगी। जो वो पाथ होगा उसका, जिसके अंदर वो घूमेगा, उस पाथ का रेडियस कितना होगा, mv/qb, mv/qb आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, qb/m के बराबर हो जाएगा। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2πm/qb के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट है यहाँ पर वेलोसिटी के, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टाइम पीरियड भी इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के और फ्रीक्वेंसी भी इंडिपेंडेंट है। ये जो ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बता रही है कितना एंगल कवर कर रहा है वो पर सेकेंड, यानी कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है एक तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें ही इंडिपेंडेंट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। जबकि सोचने में तो यही लगता है ना कि वेलोसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, बट असल में दोनों चीज़ें वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आई होप ये सारे फॉर्मूलाज अब क्लियर हो। रेडियस किसके बराबर आएगा, mv/, अच्छा यहाँ पे m की वैल्यू मास है, v आपकी वेलोसिटी है, q आपका चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, रेडियस mv/qb, ओमेगा qb/m और टाइम पीरियड 2πm/qb आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो V और B परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, बीच में कोई एंगल है उनके बीच के अंदर, तो फिर क्या होगा, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक जो होगा परपेंडिकुलर होगा, एक पैरेलल होगा। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो उसे सीधा जाने के लिए प्रमोट करेगा एंड उस पर कोई उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, लीनियरली मूव करेगा, यानी वहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगी। बट जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वो उसे सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो अब वो सर्कुलर में भी जाना चाह रहा है और आगे भी जा रहा है, तो आपका कुछ हेलिकल पाथ बन जाएगा, कुछ इस तरीके का पाथ आपका बन जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब इस हेलिक्स की पिच क्या होगी, पिच होता क्या है बेसिकली, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर रेवोल्यूशन के लिए। क्योंकि नॉर्मली तो एक सर्कल ऐसा होता है, बट जब हेलिकल स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा हो जाता है, तो फिर एक जो रेवोल्यूशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो वो जो डिस्टेंस होता है एक रेवोल्यूशन का, उसी डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं हेलिक्स की। ये पिच किसके बराबर होगी, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल है, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, यानी जो आगे बढ़ा रहा है, वही तो हम देखना चाह रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट और कितना टाइम लग रहा है। अब उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो। अच्छा, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। टाइम पीरियड को हम कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड तो उतना ही होगा ना, टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन का जितना आपका यहाँ पर आया था सर्कुलर मोशन के अंदर, क्योंकि घुमा टाइम पीरियड, वो घूम तो एक ही सर्कल रहा है, तो उतना ही टाइम पीरियड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं। टाइम पीरियड आपका 2πm/qb आ जाएगा, 2πm/qb और ऊपर v पैरेलल से मल्टीप्लाई करके पिच आपकी सिंपली निकल जाएगी। थर्ड केस क्या होगा, जब v आपका पैरेलल है b के, उस केस में तो कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, सिंपल लीनियर मोशन होगा, कोई चेंज आपकी डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी। देन कम्स बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी एक करंट के छोटे से एलिमेंट के लिए। छोटा एलिमेंट जो है करंट, बेसिकली छोटी सी लेंथ जिसके अंदर करंट पास कर रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी। तो इसका ये फॉर्मूला आता है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, μ0/4π है, यहाँ पे कांस्टेंट है μ0/4π, इसकी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁷।
इनटू आई, यानी करंट कितना पास कर रहा है, डीएल क्रॉस आर। डीएल यहाँ पर आपका बेसिकली क्या है, लेंथ का एलिमेंट है, एंड आर आपका डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, डिवाइडेड बाय उसी डिस्टेंस का स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। इसकी बात करें तो इसमें फील्ड किस किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंगल पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी कम आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी डायरेक्शन हम सिंपली राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, और अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई है तो 10⁻⁻7 आ जाएगी आपकी वैल्यू। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अपने दिमाग में इमेजिन करो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। किसके बराबर है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डालनी है। करंट वो है जो वो कैरी कर रहा है, एंड 2 पाई आर, आर वो डिस्टेंस है जहाँ से आप निकालना चाहते हो। अच्छा, फील्ड लाइन जिसकी कंसेंट्रिक सर्कल्स में आएगी हम पहले भी बात कर चुके हैं, और राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस के ऊपर, उसके एक्सिस के ऊपर मुझे अगर निकालनी है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस है ऑफ द सर्कुलर लूप, और x यहाँ पे वो डिस्टेंस है जहाँ से मैं निकाल रही हूँ, डिवाइडेड बाय 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 की पावर आ जाएगी। सेंटर के अंदर आपका x 0 आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना x, तो कितना सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर पे तो 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2r आ जाएगी। यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर थी, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2r आ जाएगी। एम्पियर का सर्किटल लो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ना एनालॉजिकली अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करें तो एक गोस लो के एनालॉजिकल है। यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लो क्या कहता है कि जो बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल यानी एक स्पेसिफिक लेंथ में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी एक स्पेसिफिक लेंथ कितनी मैग्नेटिक फील्ड को राइज करा रहा है, तो वो जो बी डॉट डी एल है वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। यानी कि वो कितना, वो लेंथ के अंदर कितना करंट जा रहा है उतनी ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटी सी लेंथ का एलिमेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है कि म्यू नॉट आई यानी कितना करंट वो कैरी कर रहा है, वो वाला छोटा सा लेंथ का एलिमेंट। ये तभी यूजफुल है जब बहुत ही सिमेट्रिकल केसेस हो, अदरवाइज ये इतना यूजफुल लो नहीं है। ठीक है, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक लॉन्ग सोलेनॉइड पे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है आपके पास म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं, कितना जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे किसी सोलेनॉइड में उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट तो जितना ज़्यादा होगा उतनी तो होगी ही, ये तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, फील्ड लाइंस यानी यहाँ पर आप देखो इस तरीके से एक डायरेक्शन साउथ की तरह वर्क करती है, एक नॉर्थ की तरह। अच्छा, एक बात और, जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करें, नॉर्थ यहाँ पे पॉजिटिव की तरह वर्क करते हैं, साउथ नेगेटिव की तरह, तो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, और मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। यहाँ पर वही दिखा रखा है, ये सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ आएंगी कुछ इस डायरेक्शन में, एंड अंदर वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। अंदर जो फील्ड होती है एक सोलेनॉइड के वो स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, देखो कितनी डेंस है, और यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ठीक है, मतलब वेरी नहीं कर रही है, स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है। और बाहर वो नियरली ज़ीरो हो जाती है। क्यों, बाहर जो होती है ना वो कैंसिल हो जाती है, इस वजह से बाहर की जो फील्ड होती है वो नियरली ज़ीरो होती है। ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अगर मैं दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स निकालनी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी हो जाएगा। डी उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर उन दोनों कंडक्टर्स के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिपेल करेंगी। ये बिल्कुल उल्टा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सेम चार्जेस थे वो रिपेल कर रहे थे एंड ऑपोजिट से अट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर उल्टा है। ठीक है,
ये बात भी याद रखना, पॉइंट्स टू पॉन्डर में मेंशन्ड है। देन डेफिनेशन ऑफ एम्पियर की बात करूं अगर मैं, एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है? एक एम्पियर वो करंट है जो तब आएगा जब दो पैरेलल कंडक्टर्स को जब मैं 1 मीटर की दूरी पे रखती हूँ और जब वो ये वाली इतनी फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, उस टाइम पे जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है बट ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में, थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ कि जब दो कंडक्टर्स प्रेजेंट हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स प्रेजेंट हैं, दोनों में 1 मीटर की दूरी है, दो पैरेलल कंडक्टर्स में 1 मीटर की जब दूरी होगी, उस टाइम पर उनके बीच की फोर्स जब इतनी होगी, कितनी, 2 × 10⁻⁷, उस टाइम पर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। जब दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की फोर्स 2 × 10⁻⁷ है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उस टाइम पे जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। क्या है ये याद रखनी है वैल्यू, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब आगे बढ़ते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप, यानी एक करंट का लूप, एक लूप है करंट लूप, उसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी। बड़ा ही सिंपल सा है, टॉर्क किसके बराबर होती है, m×b के। यहाँ पे m आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट डाइपोल मूवमेंट जैसा ही है। ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसकी साउथ टू नॉर्थ होती है डायरेक्शन, क्योंकि हमने अभी देखा ना साउथ यहाँ पे नेगेटिव की तरह वर्क करता है, डाइपोल की भी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे जो हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट कह रही हूँ, सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है हमारे पास वो I × A हो जाती है, यानी I आपका करंट, A इज द एरिया। तो टॉर्क भी हमारी m×b हो जाती है, B मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाती है। इसको हम लिखना चाहे MB sin थीटा भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू में IA डाल दूँ तो IA B sin थीटा भी आ जाता है। एंड फॉर n टर्न्स निकालना है, अगर n टर्न्स हैं तो टॉर्क आपके पास नियाब sin थीटा आ जाएगी। याद रखने के लिए नियाब sin थीटा, NIAB sin थीटा आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वेक्टर फॉर्म, ये m×b, ये सब कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहे हैं। एक करंट लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट। एक करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ होती है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो एक चार्ज सिंगली भी रह सकता है ना, +q भी हो सकता है -q ना हो, बट यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे हमेशा डायपोल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साउथ पोल है और नॉर्थ पोल नहीं है ना। अगर कोई मैग्नेट भी है ना जिसके नॉर्थ और साउथ है, अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूं तो ऐसा मत समझना कि साउथ रह जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ आ जाता है अपने आप ही। तो मतलब ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल की बात करें, यानी ये जो डायपोल है ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा आसपास, एक डायपोल क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उसकी बात कर रहे हैं। एक्सियल लाइन पे वो कितनी लगाएगा, μ0/4π, ये यहाँ पे कांस्टेंट है ना उनका, जैसे k था हमारे वहाँ पे, तो और साथ में 2m/x3, वहाँ पे क्या था k 2p/x3, बिल्कुल सेम है। k की जगह μ0/4π आई, यहाँ का कांस्टेंट है m, यहाँ पे वहाँ पे p था डायपोल। एंड सिमिलरली इक्वेटोरियल पे भी सेम रिजल्ट है, -μ0/4π, -y डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, m/x3 आ जाएगा, m यहाँ पे वही डायपोल मूवमेंट है। तो बिल्कुल एनालॉजिकल है ये सारे रिजल्ट्स। अब लास्ट टॉपिक पे आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी बात करते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन करंट लूप, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है कि टॉर्क जो करंट लूप पे लग रही थी, जो टॉर्क उसे घुमा रही थी, उसके ऊपर बेस्ड है। ये स्मॉल करंट्स को बड़ी इजीली डिटेक्ट कर सकता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक कॉइल होता है जिसके अंदर करंट जैसे ही फ्लो करता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए है ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कॉइल है जिसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये
टॉर्क प्रोड्यूस होगी और उस टॉर्क की वजह से कॉइल जो है वो रोटेट करेगा और पॉइंटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी। अब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतनी ज़्यादा टॉर्क, उतना ज़्यादा रोटेशन, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो जितना ज़्यादा करंट है उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। इसका डायग्राम में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ है। यहाँ पर आपका करंट आ रहा है, ठीक है, ये करंट को मेजर करेगा। जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे करंट को इंक्रीज करती जाऊंगी उतनी ज़्यादा ये पॉइंटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी। ये आपका पॉइंटर है और यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको शो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको ना, हम ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसके फॉर्मूला देख लो, टॉर्क के कॉन्सेप्ट बेस्ड है। टॉर्क आपकी यहाँ पे NIAB आ जाती है, नियाब आ जाती है, जो कि इक्वल होगी K थीटा के। K थीटा बेसिकली ये रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होती है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या इसके बराबर है, K थीटा। थीटा यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन है उसके बराबर होगा। तो टॉर्क आपके याद रखना है किसके बराबर आती है, K थीटा के बराबर आती है। थीटा यहाँ पर आपकी डिफ्लेक्शन होती है। आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं, हम इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एमीटर में कैसे करेंगे, अगर मैं एक लो रेजिस्टेंस, शंट क्या होता है बेसिकली, शंट एक डिवाइस है, शंट एक रेजिस्टर है जिसकी बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है। एक रेजिस्टर जिसकी बहुत कम रेजिस्टेंस है उसको एक फैंसी सा नाम दे दिया शंट, ठीक है। तो एम मीटर बेसिकली क्या होता है, एक शंट को या फिर एक लो रेजिस्टेंस को बेसिकली मैं पैरेलल में ज्वाइन कर दूँ गैल्वेनोमीटर के। इसको मैंने एक लो रेजिस्टेंस शंट को मैंने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया अगर गैल्वेनोमीटर के, तो एम मीटर बन जाएगा। एंड अगर मैंने हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन कर दिया तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शंट की वैल्यू क्या आ जाती है, जी अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो फॉर्मूलाज है, दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पे एस क्या है, एस आपकी रेजिस्टेंस है शंट की। तो ये जो रेजिस्टेंस है शंट की ये किसके बराबर है, गैल्वेनोमीटर की क्या रेजिस्टेंस है, IG क्या है मैं भी बताती हूँ, IG बाय I माइनस IG। और यहाँ पर वोल्ट मीटर के केस में R आपकी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू है, V बाय IG, V आपकी वोल्टेज है, माइनस G यहाँ पे आपकी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। I और IG क्या है मैं आपको बताती हूँ। I बेसिकली वो टोटल करंट है जो कि जा रहा है, और उस I में से ना IG करंट जो है, IG यानी वो IG करंट तो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है और जो बचा हुआ है वो रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। अगर इसके केस में एमीटर के केस में वो शंट से पास हो रहा है बचा हुआ, और इसके केस में हाई रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस केस के अंदर जो IG है उसकी वैल्यू काफ़ी छोटी होगी, एंड इस केस में IG की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे I को काउंट ही नहीं करा, I और IG में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें I और IG में ज़्यादा फर्क है, I की वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू IG। टोटल करंट बड़ा ज़्यादा आ रहा था बट गैल्वेनोमीटर से थोड़ा ही पास करता है। यहाँ पे यही लिखा है, IG जो है वो फ्लो करता है थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट जो है वो शंट के थ्रू बाहर जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर NCERT के। पहला है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी वर्क नहीं करती, क्यों, क्योंकि वो स्पीड को कभी चेंज ही नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन को करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं, नॉर्थ से साउथ बाहर की डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ इनर डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक मोनोपोल्स यहाँ पर नहीं बनते। इलेक्ट्रिसिटी में बन रहे थे, खाली प्लस चार्ज मिलता था, बट यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ है तो उसका साउथ जरूर होगा। एम्पियर लॉ तभी यूजफुल है जब हाई सिमेट्रिकल केसेस हों, अदरवाइज इतना यूजफुल लॉ नहीं है। पैरेलल करंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस में ऑपोजिट्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहे थे, और जो पॉजिटिव यानी सेम थे वो रिपेल कर रहे थे। यहाँ पर उल्टा है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा था करंट तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, एंड ऑपोजिट में था तो वो रिपेल कर रहे थे। तो यहाँ पर उल्टा है ये बात, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल्स जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो एक तरीके से एनालोगस है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के। ये तो हमें पता ही, मैग्नेटिक मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल ये आपस में एनालोगस हैं एक दूसरे के, ठीक है।
अब हम ना कुछ रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कब प्रोड्यूस हो रही है? मूविंग चार्जेस यानी करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ मूविंग चार्जेस पे ही एक्ट करती है। और इसके हमने 3 केसेस देखे कि कब अगर परपेंडिकुलर होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ परपेंडिकुलर होगी अगर वेलोसिटी के, तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी आप मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। बट अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो बहुत ही हाई होगी, अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे मैक्सिमम होगी बेसिकली। मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करती क्योंकि वो कभी स्पीड नहीं चेंज कर रही है। लॉरेंस फोर्स की बात करें, यहाँ पे वही क्यू वी बी वाला फॉर्मूला दे रखा है। वी जब पैरेलल होगी बी की तो फोर्स 0, परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे सर्कुलर मोशन आएगा, यहाँ पे लीनियर आएगा, इनके बीच की होगी तो हेलिकल आएगा। सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में वो जब v परपेंडिकुलर होगा b से तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सब कुछ। r यहाँ पे रेडियस आपका mv/qb आता है। टाइम पीरियड आपका यहाँ पे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी आपकी डिपेंड नहीं करती थी स्पीड के ऊपर। करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट जा रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जब वो प्रेजेंट है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स आपकी बिल साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। देन यहाँ पे बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। स्ट्रेट वायर के अंदर बी आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी μ0I/2πr। कंसेंट्रिक सर्कल्स में फील्ड आएगी। सर्कुलर लूप के अंदर सेंटर के ऊपर μ0I/2r आ जाएगी, μ0I/2r। और जो करंट लूप है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। एक जगह नॉर्थ एक जगह साउथ आ जाता है। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट IA होता है और टॉर्क आपकी m×b होती है, mb साइन थीटा होती है, या कह लो IA साइन थीटा होती है, IAB साइन थीटा होती है। और अगर हम n टर्न्स की बात करें तो नियाब साइन थीटा हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी -m.b होती है, ये मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला रह गया पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी -m.b होती है, यहाँ पर वही -mb cos थीटा हो जाती है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के से भी एनालॉजिकल है। सोलेनॉइड की बात करूं तो अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, बाहर नियरली 0 होती है क्योंकि कैंसिल हो जाती है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड μ0Ni आ जाती है। एंड आपके टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स यानी कि जब पैरेलल कंडक्टर्स उनके बीच की फोर्स, जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट में जा रहा है तो रिपल्शन होगी, ठीक है। इसी से ही एम्पियर की हमने डेफिनेशन लिखी थी, है ना। और गैल्वेनोमीटर जो है स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट कर लेता है, टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को तो मैं एक लो रेजिस्टेंस शंट को पैरेलल में ज्वाइन कर दूंगी। वोल्ट मीटर में करना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन कर दूंगी। एक बार यहाँ से भी सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स जो होगा वो हमारा इक्वल होगा QVB साइन थीटा के। फोर्स किसके बराबर है? QVB साइन थीटा के। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे BIL बिल साइन थीटा के बराबर है। अच्छा, अगर ये V और B आपस में परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन आएगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगी, रेडियस mv/qb ओमेगा qb/m आ जाएगा। टॉर्क कह रही हूँ सॉरी, टाइम पीरियड आपका 2πm/qb आ जाएगा। अगर ये दोनों बीच का कोई एंगल है तो हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा। हेलिकल के पाथ में पिच इसकी V जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है यानी कि जो उसको सीधा लेके जाना चाह रहा है इनटू टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड आपका 2πm/qb रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर V और B आपस में पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल है, तो फोर्स भी आपकी 0 आ जाएगी। लीनियर मोशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्शन के अंदर। बायोट-सैवर्ट लॉ की DB जो होगा आपका यानी मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π dl×r बाय r का स्क्वायर, यहाँ पर I भी आएगा, ठीक है, I dl×r।
म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की म्यू नॉट I/2πr है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आती है। और अगर मैं बात करूं सर्कुलर करंट लूप के बारे में, तो यहाँ पे सेंटर में म्यू नॉट I/2r आती है, एक्सिस पे म्यू नॉट IR² + X² 3/2 आती है। एम्पियर का सर्किटल लॉ कहता है B.dl जो आपका है उसकी इंटीग्रेशन म्यू नॉट I एनक्लोज्ड के बराबर है, कि एक लेंथ की अंदर जितना I एनक्लोज्ड होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये बताना चाह रही है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होती है। अंदर फील्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, बाहर नियरली 0 है, बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो होंगे उनके बीच की फोर्स क्या होगी, म्यू नॉट I1I2/2πd। यहाँ पे इसको लेंथ से भी कर देंगे अगर हम मल्टीप्लाई, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, ऑपोजिट में है तो रिपेल। एक एम्पियर की डेफिनेशन कैसे आई थी कि जब दो आपके पास कंडक्टर जो हैं वो 1 मीटर अपार्ट होंगे और उनके बीच की फोर्स 2 × 10⁻⁷ होगी, उस टाइम पे जो करंट पास हो रहा होगा दैट विल बी 1 एम्पियर। टॉर्क की बात करें तो वो m×v होती है, mb sin थीटा। m आपके पास ia होता है तो ia भी sin थीटा भी लिख सकते हैं। n टर्न्स के लिए हम टॉर्क को नियाव sin थीटा भी कह देंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट की हमारी जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। वैसे अगर मैं बात करूँ मेरी फील्ड लाइंस की तो वो नॉर्थ टू साउथ होती है बाहर की तरफ, और अंदर बार मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ होती है। मैग्नेटिक डायपोल जो होता है उसमें कोई मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड एक डायपोल की वजह से बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी आती है। एक्सियल लाइन पे म्यू नॉट बाई 4π 2m/x³ इक्वेटोरियल पे -म्यू नॉट बाई 4π m/x³ आ जाती है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो टॉर्क आपके पास आ जाती है नियाब विच इज इक्वल टू k थीटा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क आती है। एंड देन यहाँ पर हम एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। शंट आपकी बराबर होती है G × Ig डिवाइडेड बाय I - Ig। R आपके पास बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय Ig - G। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये वर्क कैसे करता है, कॉयल जो है जिसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी, एंड देन कॉयल रोटेट होगा, एंड देन पॉइंटर उसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मैग्नेटिज्म जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो हमें नेचर में दिखाई देता है। गैलेक्सीज के अंदर भी दिखाई देगा और एटम्स के अंदर भी दिखाई देगा। मतलब गैलेक्सीज जितने बड़ी जगह पे भी प्रेजेंट है, एटम्स जितनी छोटी जगह पे भी प्रेजेंट है। अर्थ खुद ही एक बहुत जायंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये जो टर्म मैग्नेट है ना, ये ग्रीस की एक जगह मैग्नीशिया से आया है जहाँ पे बड़े सारे मैग्नेटिक ओर्स जो थे वो मिलते थे। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट हों, एम्पियर के हों, चाहे बायट सवर्ट के एक्सपेरिमेंट हों, इन सब ने हमें एक ही बात सिखाई है कि जो मूविंग चार्ज है यानी कि करंट वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। इस चैप्टर में भी हम मैग्नेटिज्म को ही पढ़ेंगे। बेसिक ऑब्जर्वेशंस की बात करूं कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट करती है जियोग्राफिक, यानी अर्थ का जो जियोग्राफिकली साउथ पार्ट है साउथ से नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। अगर मैं एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो वो अर्थ के अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाती है। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं यानी साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि नॉर्थ और साउथ। मैग्नेटिक पोल्स जो है उनको आइसोलेट नहीं कर सकते यानी मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, डायपोल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं एक बार मैग्नेट को कट कर देती हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो नॉर्थ साइड है और साउथ साइड उसको कट कर दो तो नॉर्थ अलग हो जाएगी साउथ अलग, नॉर्थ के साइड में साउथ भी आ जाएगी। तो एक तरीके से हमें दो छोटे छोटे मैग्नेट्स मिल जाएंगे। मैग्नेट्स को हम कैसे बना सकते हैं, आयरन और उसके एलॉयज की हेल्प से बना सकते हैं। एक बार मैग्नेट की बात करें तो अगर आयरन फिलिंग्स को उसके आसपास रख दें तो कुछ ऐसा सा पैटर्न आपको दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ बाहर जाएंगी एंड अंदर साउथ टू नॉर्थ आएंगी।
बार मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसे कट करने से दो छोटे छोटे मैग्नेट्स आ जाएंगे, उन दोनों मैग्नेट्स के पास नॉर्थ और साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। ये हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लोजर लाइंस हैं, क्या सिंबलाइज कर रही हैं कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर उस पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शंस हो जाएंगी। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट स्टार्ट और एंड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे प्लस चार्ज से शुरू हो रही थी या माइनस चार्ज पे जाके ख़त्म हो रही थी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। आप बोलोगे कि देखो नॉर्थ के अंदर आ तो नहीं है साउथ से, नहीं, नॉर्थ से निकल भी तो नहीं है, फिर वो एक तरीके से कंटिन्यूस क्लोज लूप बना रही है, इसलिए ये कहीं से स्टार्ट या कहीं से ख़त्म नहीं हो रही है। बार मैग्नेट जो होता है वो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बराबर होता है, यानी अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर करंट को दौड़ाती हूँ तो फिर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जबकि बार मैग्नेट में कोई करंट नहीं है बट वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बराबर होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एम्पियर की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म जो है वो करंट्स की वजह से आ रहा है, सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से आता है। मैग्नेट को अगर मैं कट कर रही हूँ तो वो बिल्कुल वैसा है कि सोलेनॉइड को जैसे हम कट कर रहे हैं। लार्ज डिस्टेंसेस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बार मैग्नेट की और सोलेनॉइड की दोनों आइडेंटिकल होती हैं, यानी अगर मैं एक बार मैग्नेट को रख दूँ और एक सोलेनॉइड को, दोनों की यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूँ लार्ज डिस्टेंस पे, तो उन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आइडेंटिकल आती है। एक्सियल फील्ड, यानी कि अगर कोई बार मैग्नेट यहाँ पे उसके एक्सियल फील्ड पे मुझे निकालनी है तो आपके पास B = μ0/4π। ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बिल्कुल एनालॉजिकल है। किस तरीके से, वहाँ पे क्या था 2kp/x³ ना, तो यहाँ पर आपका k यही तो है, k आपका यहाँ पे इनका कांस्टेंट ही μ0/4π है। 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, p वहाँ पे डायपोल था, यहाँ पे m डायपोल है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है बेसिकली, r³ है यहाँ पर भी सिमिलरली। मैग्नेटिक डायपोल को जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगी। वो टॉर्क किसके बराबर होगी, m×b mb sin थीटा के बराबर होगी। वहाँ पे p×e के बराबर थी, यहाँ पे भी p की जगह पे m आया और e की जगह पे b आया, बिल्कुल सेम है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क mb sin थीटा आती है। ये रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह बिहेव करती है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो -m.b होती है। यहाँ पर आपका जो m होता है दैट इज अगेन आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, b आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक तरीके से -p.e था वहाँ पर, यहाँ पे -m.b है, इसको -mb cos थीटा भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम, अच्छा अब मैक्सिमम थीटा मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा। आई एम सो सॉरी, मिनिमम जब होगी जब थीटा 0 डिग्री। अब जब थीटा 0 डिग्री आ जाएगा तो वैल्यू -mb आ जाएगी, जिसकी वजह से मिनिमम आएगी। मिनिमम जो चीज़ होती है वो स्टेबल होती है, और जब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, जब 180 डिग्री का एंगल होगा +mb आ जाएगी, वो अनस्टेबल होगा। और 0 कब आएगी, जब 90 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ पूरी एनालॉजी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल है, यहाँ पे वही एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगेन बता रखा है, यही है देखो k 2m/r³, यहाँ पे माइनस वही क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, μ0/4π है, यहाँ का कांस्टेंट m/r³, बिल्कुल सेम है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गॉस लॉ है फिर मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग, B.ds = 0। यहाँ पर B.ds जो है वो =0 है। इससे ये पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, कोई सोर्स नहीं है, या फिर कहीं पे जाके वो ख़त्म नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो मतलब एक तरीके से क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं, कहीं से शुरू नहीं हुई है, कहीं पे जाके ख़त्म नहीं हो रही हैं। अगर मैं मैग्नेट को कट करती हूँ तो क्या होता है, अगर मैं कट करूँ तो दोनों जो पीसेस बनते हैं वो दोनों पीसेस है डिफरेंट, कंप्लीट मैग्नेट है अपने आप में, कोई मोनोपोल्स जो हैं वो नहीं बनते हैं। बार बार ये पॉइंट आ रहा है इस चैप्टर के अंदर।
मैग्नेटिक मूवमेंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे लिखनी है। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब ना इसको आप देखो, थोड़ा सा ना इनके सिंबल्स कंफ्यूज कर सकता है, कोई जना किस तरीके से लिखता है, कोई जना किस तरीके से। यहाँ पर अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये मैग्नेटिक मूवमेंट, और पोल स्ट्रेंथ को मैं क्यू भी लिख दूँ। कुछ लोग पोल स्ट्रेंथ को क्यू बी से लिखते हैं, कुछ स्मॉल एम से भी, मैग्नेटिक मूवमेंट को एम से, फिर आगे जाके मैग्नेटाइजेशन को वो लोग आई से लिख देते हैं, फिर वो करंट से वो मैच नहीं करता। तो द पॉइंट इज़ यहाँ पे थोड़े से सिंबल्स कुछ कुछ लोग ना अलग अलग लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, मैं जिस सिंबल्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे M इज़ इक्वल टू QB2L। ठीक है, यानी पोल स्ट्रेंथ है बेसिकली यहाँ पर। आप ऐसे याद रखो, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर है? पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट बेसिकली है, यानी जो डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। जैसे वहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, यहाँ पर भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉर्थ टू साउथ थी और यहाँ पर इसकी साउथ टू नॉर्थ आ रही है। अब जब मैं कट करती हूँ, अब मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, पहला केस है जब मैंने इसको परपेंडिकुलरली कट किया, यानी इस तरीके से कट करा, तो मेरे पास दो मैग्नेट्स बन गए। उस केस के अंदर पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ, पोल इसकी स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, मैंने हाफ ही किया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। लेंथ इसकी ज़रूर हाफ हो गई क्योंकि मैंने बीच में से कट किया है। मैग्नेटिक मूवमेंट तो दोनों केसेस में ही हाफ हो जाएगी क्योंकि कट तो करा है ना हमने। अगर मैं अलोंग दी एक्सेस कट कर रही हूँ, यानी कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है, तो मेरी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी क्योंकि अब मेरा पोल भी तो हाफ हो गया ना, पोल स्ट्रेंथ हाफ। यहाँ पे लेंथ मेरी सेम रह रही है बट मैग्नेटिक मूवमेंट अगेन मेरी आधी हो जाएगी। क्यों हो रही है मैग्नेटिक मूवमेंट? क्योंकि इसमें पोल स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों का ही रोल था, दैट्स वाई। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज ये पहले वाले चैप्टर में भी आया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट, अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये निया एक करंट कैरिंग लूप के लिए NIA के बराबर होती है। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A उसका लूप का एरिया होता है। देन कूलम्स लॉ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वही यहाँ का कॉन्स्टेंट ही μ0/4 है ना, तो K Q1 Q2/r² था, यहाँ पे μ0/4 आ जाएगा कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे आप M1 M2 लिख रहे हो, चाहे QB1 QB2 लिख दो, पोल स्ट्रेंथ है बेसिकली ये दोनों, डिवाइडेड बाय r²। ऐसे ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने KQ/r² लिखी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 यहाँ का कांस्टेंट, और Q की जगह पे M लिख लो या फिर QB लिख लो, है ना, और डिवाइडेड में r²। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी? EV/r/2। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, V उसकी वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, R उसका रेडियस है जो इस ऑर्बिट के अलोंग वो घूम रहा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट EV/r/2 आ जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर के, जो कि है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और ये सब कुछ। तो इसमें ना हमें 3 तरीके की टर्म्स देखने को मिलेंगे, इन तीनों टर्म्स को ध्यान से समझो। पहली टर्म आती है H क्या होती है? अब देखो, H बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बाहर से कितनी बाहर से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। H रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं बाहर से क्या अप्लाई कर रही हूँ, ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मैं बाहर से कितनी फील्ड अप्लाई कर रही हूँ। M क्या होता है? M है कि जो मैंने H लगाया है उस पे मटेरियल कैसे रिस्पोंड कर रहा है, यानी जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो तो H हो गई। अब उसको उस H के अकॉर्डिंग जो मटेरियल है उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या उसके डायपोल्स अलाइन हुए, क्या उसने कुछ और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप और बनाई H को देख के। मान लो मैंने एक बार जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ठीक है, तो M, अब उस 2 को देखकर M ने भी 1 लगा दी, तो B बेसिकली, B क्या होता है? टोटल उसके ऊपर असर क्या पड़ रहा है, यानी वो जो मटेरियल है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी उस पर असल में क्या असर पड़ रहा है, उस पर तो H और M दोनों का इफेक्ट आएगा ना, बाहर से क्या लगी और उसने खुद से कितनी बनाई है, दोनों का इफेक्ट को अगर हम मिला दें तो वो B हो जाता है। बट सिंपली H+M नहीं होता, दोनों का इफेक्ट सिंपली ऐड नहीं होता, दोनों का इफेक्ट बेसिकली इस तरीके से ऐड होता है, μ0 × H+M हो जाता है। तो अगर हम देखें, एक्सटर्नल एफर्ट लगा, उसकी वजह से मटेरियल ने रिएक्ट किया, वो मटेरियल का रिएक्शन ही M था, एक्सटर्नल एफर्ट H था, और जो फाइनल रिजल्ट आया अंदर वो B था।
अब ये जो एम है, एम अब यहाँ पर अगर देखो किसी बंदे ने अगर किसी ने मैग्नेटिक मूवमेंट को ही कैपिटल एम कर दिया तो वो मैग्नेटाइजेशन को आई कर देता है। फिर वो करंट के साथ आई मैच नहीं करते है ना, करंट का भी तो आई होता है ना। तो चलो जैसा भी है, अब मैग्नेटाइजेशन, आप सिंबल्स याद ही, ऐसे सिंबल्स से ऊपर रिलाय मत करो, चीज़ों को समझो, मतलब एम समझो कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या मतलब हुआ, मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कितने डायपोल्स बन रहे हैं। मैंने एक स्पेसिफिक एच लगाया, उस पर एम रिएक्ट कर रहा है, ये एम उसका रिएक्शन है, तो उसने कितने डायपोल्स बनाए या कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट आई टोटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि बेसिकली ये जो m है वो m/v, छोटा m/v के बराबर आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा आगे बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करूं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, h, यानी मैं बाहर से कितनी लगा रही हूँ, बाहर से आ जाएगी μ0 यहाँ पे n को मैं n/l यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी लिख सकती हूँ, μ0 को n/l भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने कितनी लगाई। अब जो उसने फील करी, यानी जो टोटल मटेरियल को फील हो रही है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, μ0 H+m आ जाएगी। जो बाहर से हम लगा रहे हैं वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो वो खुद हो रहा है वो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन होता है, और जो वो फील कर रहा है वो तो हमें पता ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक मटेरियल कितनी इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है। देखो m/h, यानी अगर मैं एक स्पेसिफिक h लगा रही हूँ तो उसके लिए कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा m लगा पा रहा है। मान लो मेरा कोई एक मटेरियल है, मैंने दोनों पे एक h लगाया है, एक मटेरियल ने तो 0.5 m दिया है, एक ने 0.25, तो किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हुई, पहले मटेरियल की, क्योंकि उसने ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन शो करी उतनी ही एच के लिए जितनी दूसरे ने कम करी बेसिकली। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये मेजर करती है कि मटेरियल कैसे रिस्पोंड कर रहा है एक्सटर्नल फील्ड पे। फिर परमिएबिलिटी की बात करते हैं, ये बताते हैं कि एक गिवन एच यानी गिवन एक्सटर्नल फील्ड पे टोटल बी कितना लग रहा है। बी तो दोनों के इफेक्ट पे करता है ना, एम और एच दोनों के इफेक्ट पे, तो टोटल बी कितना कर पा रहा है मटेरियल पे, टोटली नेट कितना लग रहा है एक गिवन एच में, वो आपका परमिएबिलिटी बताता है। तो परमिएबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है b/h। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, रिलेशन निकालना हो तो म्यू, यानी कि जो आपका बेसिकली आ रहा है एक मीडियम का, जिस मीडियम का मैं निकाल रही हूँ, μ0 फ्री स्पेस का 1+ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। μr क्या होता है, रिलेटिव कांस्टेंट μ/μ0। μr आपका 1+ ससेप्टिबिलिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि μ इज इक्वल टू μ0 × μr होता है, और यहाँ पे μr की वैल्यू 1+ ससेप्टिबिलिटी आ जाती है। आई होप इट्स क्लियर। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आपके पास 3 तरीके के मटेरियल बनते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो। डायमैग्नेटिक बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बाहर से जो मैंने फील्ड लगाई है ना उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनका जो बी होता है ना वो बड़ा कम हो जाता है, उनका जो एम होता है वो भी बहुत कम होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ और फिर से, मैंने बाहर से जो फील्ड लगाई है उसके रिस्पोंड के अंदर उसने एम लगाना था, वो एम उसने लगाया, तो डायमैग्नेटिक की बात कर रही हूँ, उसने लगाया बट वो बहुत कम था और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसीलिए हमारी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल आई और नेगेटिव आई, क्योंकि एम और एच दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर थे। μr की बात करूँ तो वो भी हमारी कम आई, क्यों, क्योंकि बी जो था यानी मैग्नेटाइजेशन हुई नहीं ना बेसिकली, लेस देन 1 आई। ठीक है, μr आपका। पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने सपोर्ट किया फील्ड को, यानी जैसे ही मैंने H लगाया इसने M लगाया, उसी डायरेक्शन में लगाया बट थोड़ा सा लगाया, इसलिए स्मॉल पॉजिटिव थोड़ी सी ज़्यादा 1 से, और वीकली अट्रैक्ट करेगा इसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इसको वीकली अट्रैक्ट करेगी ऐसे मटेरियल्स को, इसको रिपेल ही कर देगी। और फेरोमैग्नेटिक वो थे जब मैंने थोड़ा सा भी H लगाया तो उसने बड़ा सारा M लगाया,
यानी लार्ज पॉजिटिव इसकी ससेप्टिबिलिटी आई, ससेप्टिबिलिटी M/H है ना, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, फील्ड को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फील्ड भी इसको काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट करेगी। इसका μR की वैल्यू भी काफ़ी हाई आती है। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। डायमैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है ना, जो हम मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन हो रहे हैं, यानी जो M बन रहा है वो बहुत कम तो है ही और ऑपोजिट भी है। जो मैंने अप्लाई करी है फील्ड, उसके ऑपोजिट भी है और कम भी है। ये सारे सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट हो गए। इसके एग्जांपल्स याद करना है तो बिस्मथ, कॉपर, वाटर और NaCl। डायमैग्नेटिज्म यानी जो बड़े ही वीकली रिपेल्ड हैं बाय द फील्ड, बिस्मथ, कॉपर, वाटर और NaCl। बिस्मथ, कॉपर, वाटर एंड NaCl। सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो उनकी ससेप्टिबिलिटी बिल्कुल -1 हो जाती है और μR उनका बिल्कुल 0 हो जाता है। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, इसी को ही मिजनर्स इफेक्ट भी कहते हैं। इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली एक्सपेल्ड हो जाती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पूरा ही वो एक तरीके से अपोज करता है। फिर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म की। ये क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको वीकली अट्रैक्ट कर रही है, यानी इसने रिस्पॉन्ड तो किया और उसी डायरेक्शन में लगाई उसने भी अपनी डायपोल्स को अरेंज किया, पर बड़ा ही वीकली, बहुत थोड़ा सा किया। इसमें एटम्स के पास एक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, बट रैंडम थर्मल मोशन हो रहा था, इसीलिए नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं हो पा रही थी। इसके अंदर जैसे जैसे मैं फील्ड को बढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरा H बढ़ता जाएगा वैसे वैसे M भी बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे फील्ड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा डायपोल्स जो है वो अरेंज होते जाएंगे। या फिर अगर मैं टेम्परेचर को कम करती जाऊंगी तो भी मेरे डायपोल्स जो है ज़्यादा अरेंज होने लग जाएंगे। इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम हो जाते हैं। देन आ जाओ फेरोमैग्नेटिज्म पे। फेरोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, यानी इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, जो कि सारी डोमेन्स भी मतलब एक तरीके से डायपोल्स तो है ही अरेंज्ड, डोमेन्स भी आपस में इस तरीके से अलाइन होती हैं कि वो एक्सटर्नल फील्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जिस वजह से फील्ड उनको बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। अगर मैं फील्ड हटा देती हूँ तो अगर वो हार्ड फेरोमैग्नेट्स थे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, अगर वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स थे तो फिर वो मैग्नेटाइजेशन को लूज कर देंगे, यानी फिर से डायपोल्स जो है अपनी अरेंजमेंट को लूज कर देंगे। बट अगर वो हार्ड थे तो फिर वो उनको अरेंजमेंट को लूज नहीं कर पाएंगे इतनी ईजिली, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। हाई टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। देखो जैसे टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाया गया ना तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। इनकी जो डोमेन की अलाइनमेंट है वो ब्रेक होने शुरू हो जाती है। ये जो टेम्परेचर होता है इसे क्यूरीज टेम्परेचर है, कि जिसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज करता है। यहाँ पे अगर हमने देखा था ग्राफ की जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि ज़्यादा M होगा फॉर अ पर्टिकुलर H। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आ रहा था। और अगर हमें कुछ देखना है तो पैरा और फेरो के लिए अगर हम देखना चाहें तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई उसी डायरेक्शन में इन्होंने भी अपने अंदर फील्ड लगाई। बट जो अगर डायमैग्नेटिक की बात करूँ तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ने उसको फील्ड लगाई उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फील्ड इसने लगाई। ये वाली फील्ड को काफ़ी कम थी एज कम्पेयर टू दिस। और इस केस में बात करूँ, पैरा के केस में ये वाली फील्ड थोड़ी कम थी, फेरो के केस में ये वाली फील्ड ज़्यादा थी, इसीलिए फेरो जो था वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड था। लास्ट यहाँ पे छोटी सी बात कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं रूम टेम्परेचर पे भी फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। यहाँ पे यही तो बताया था मैंने, जो हार्ड फेरोमैग्नेट्स होंगे जो फील्ड को रिमूव करने के बाद भी वापस से अपनी अरेंजमेंट को नहीं लूज करेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट्स हो जाएंगे। अगर हमें एक परमानेंट मैग्नेट को बनाना है तो एक आयरन रोड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेंगे और उस पर हैमर उसे मारेंगे रिपीटेडली। फेरोमैग्नेटिक रोड को एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करेंगे और उसके अंदर करंट करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा, अब जो
आपका परमानेंट मैग्नेट होता है वो हाई रिटेंटिविटी शो करता है और हाई कोर्सिविटी। अब ये क्या बला आ गई, वैसे तो हिस्टेरेसिस लूप जो है वो सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी अगर जाननी है तो रिटेंटिविटी क्या होता है, लेफ्ट ओवर मैग्नेटिज्म व्हेन एच बिकम जीरो, यानी जब मैं एक्सटर्नल फील्ड को हटा लूँ तो जितना मैग्नेटिज्म किसी मटेरियल के अंदर बच जाता है उसे रिटेंटिविटी कहते हैं, यानी कितना बच गया, रिटेंशन कितनी हुई। कोर्सिविटी क्या होता है, जब रिवर्स एच कितना लगाना पड़ेगा, यानी मुझे रिवर्स कितनी फील्ड लगानी पड़ेगी उन डायपोल्स को तोड़ने के लिए। तो अगर मुझे ज़्यादा लगानी पड़ रही है दैट मीन्स कि बड़ा अच्छे से वो अलाइंड है, यानी बहुत अच्छा मैग्नेट है, तो हाई कोर्सिविटी होगी, परमानेंट मैग्नेट है तो रिटेंटिविटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना हाई, क्योंकि वही तो हम चाहते हैं कि जब एच हट जाए तो भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तभी तो हाई रिटेंटिविटी है, और ये इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ऑन दी अदर हैंड बात करें, उनकी कोर्सिविटी भी लो होती है और रिटेंटिविटी भी बहुत लो होती है। पॉइंट्स टू पॉन्डर देख लेते हैं लास्ट में। मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता था बिफोर दी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उसके पहले से ही मैग्नेटिज्म तो एग्जिस्ट करता था। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बार बार ये पॉइंट आया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं, बहुत छोटा सा चेंज इन ससेप्टिबिलिटी बहुत ड्रास्टिक मटेरियल बिहेवियर को कोज कर सकता है। सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, इसी को मिजनर्स इफेक्ट भी कहते हैं। डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो यूनिवर्सल होता है बट यूजुअली वीक होता है, इस वजह से हमें इजीली दिखाई नहीं देता है यूनिवर्सली। कई सारे एग्जोटिक मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो हमारे सिलेबस के बियॉन्ड हैं, ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक बार इस वाले चैप्टर के भी सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस क्लोज लूप्स बनाते हैं, टेंजेंट डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स की जितनी क्लोज है उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, ना ये स्टार्ट करती है ना एंड करती है, क्योंकि ये कंटिन्यूस क्लोज लूप्स बनाती हैं। एक बार मैग्नेट जो होता है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के। देन बात करें अगर हम तो टोर्क जो होता है वो एम क्रॉस बी एम बी साइन थीटा होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी यानी माइनस एम बी कॉस थीटा होती है। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे बिल्कुल एनालॉजिकल रिजल्ट है जैसा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर था। गोस लॉ देखें तो बी डॉट डी एस का इंटीग्रल 0 होता है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, कोई सोर्स नहीं है, कहीं पर जाके सिंक नहीं हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट को जब कट कर रहे हैं तो हमारे को 2 डिफरेंट मैग्नेट्स मिल रहे हैं। अगर परपेंडिकुलरली कट करा है यानी इस तरीके से, तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो मेरी सेम रहेगी, क्योंकि पोल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेंथ आधी हो जाएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट तो दोनों केसेस में ही आधी होगी। अलोंग द एक्सिस कट करूँगी तो लेंथ मेरी सेम रहेगी बट पोल स्ट्रेंथ मेरी आधी हो जाएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट एक करंट कैरिंग लूप के लिए निया NIA होती है। कूलम्स लॉ भी यहाँ पे अप्लाई होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा है। एम यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकालना चाहूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो एम बराबर होता है EVR/2 के, EVR/2 के बराबर होता है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें तो जो मैं एक्सटर्नल एफर्ट लगा रही हूँ वो H है, जो ऐसे मटेरियल रिएक्ट कर रहा है वो M है, और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है H और M दोनों पर डिपेंड करता है वो B होता है। M क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास मटेरियल ने जिस तरीके से रिएक्ट करे, मटेरियल ने कितने डायपोल्स बनाए यानी कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट आई पर यूनिट वॉल्यूम। बात करें H की तो H क्या है, कितनी मैंने बाहर से फील्ड लगाई वो μ0 है, जो कि करंट पर डिपेंड करती है ऑब्वियसली, या फिर मैं कह लूँ μ0 N/Li है ना। तो B की बात करें, B यानी जो टोटल इफेक्ट फील हो रहा है वो μ0 H+M आ जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कितना मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है यानी M/H को बताती है। परमिएबिलिटी बताती है कितनी मैग्नेटिक कितना B आ रहा है यानी कितना टोटल इफेक्ट आ रहा है अगर एक गिवन H हमें दिया जाए, तो म्यू की वैल्यू B/H हो जाती है। म्यू की बात करें, म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी यानी μR जो होता है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। डायमैग्नेटिक की
डायमैग्नेटिक बेसिकली क्या करता है, अपोज करता है फील्ड को, यानी बहुत स्मॉल तरीके से बट अपोज करता है फील्ड को, इसी वजह से उसको फील्ड रिपेल करती है। इसका म्यू आर जो होता है 1 से छोटा आता है, ससेप्टिबिलिटी छोटी नेगेटिव होती है। पैरामैग्नेटिक जो होता है वो सपोर्ट तो करता है बट बड़ा थोड़ा सा, इसलिए इसको फील्ड जो है उसे वीकली अट्रैक्ट करती है। म्यू आर इसका थोड़ा ज़्यादा होता है 1 से, स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। फेरोमैग्नेटिक बड़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है फील्ड को, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम होता है फॉर अ गिवन एच, इसीलिए फील्ड भी उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। म्यू आर इसका काफ़ी हाई होता है 1 से, और ससेप्टिबिलिटी भी काफ़ी लार्ज होती है। एग्जाम्पल्स देखना चाहें डायमैग्नेटिज्म के, बिस्मथ, कॉपर, वाटर, NaCl। सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म दिखाते हैं, मिजनर्स इफेक्ट इसी को ही कहते हैं। पैरामैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल देखना चाहें तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम। एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सोडियम। फेरोमैग्नेटिज्म के आयरन, कोबाल्ट और निकल हो जाते हैं। टेम्परेचर की डिपेंडेंस पे बात करें तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। एंड अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो एक पॉइंट है क्यूरीज टेम्परेचर, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। उसके अलावा अगर मैं बढ़ाती जाऊँ वहाँ से तो ससेप्टिबिलिटी थोड़ी सी सिग्निफिकेंट लेवल में बढ़ती है। ये वही सेम चीज़ दे रखी है कि एक्सटर्नल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो पैरा और फेरो तो उसी डायरेक्शन के अंदर एम भी अपना लगाते हैं, बट जो आपका डायमैग्नेटिज्म होता है, डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फील्ड लगाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।